नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सुन पे। और आज संडे का दिन है। ऑलमोस्ट देश भर में हर जगह लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और इसके बीच हमारी ये कोशिश है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खबरें हम लाएं, कानून जगत की खबरें लाएं, पॉजिटिव खबरें लाएं और कानून की जो नगरी में जो चहल पहल रहती है वो आप तक पहुंचाएं, क्योंकि कानून हमारे देश के, दुनिया के, समाज के हर दायरे में कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ रहता है और हम उससे बंधे हुए रहते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा आज हमारे चैनल पे एक बहुत ही खास मेहमान का, एडवोकेट तेजवीर सिंह भाटिया साहब का। ये तकरीबन 2 दशकों से वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक नामी गिरामी वकील हैं, एक मैनेजिंग पार्टनर हैं एक लॉ फर्म के। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं तेजवीर जी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। तेजवीर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुई सुन। नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा सा सवाल जवाब का दायरा शुरू करने से पहले हम हमेशा अपने मेहमानों से एक बेसिक सवाल जरूर करते हैं कि अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं। आपका शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई, आपका जन्म कहाँ रहा और वो कौन सा आपका पड़ाव रहा जीवन पे जिसने जहाँ पे आपको ये लगा कि अब मुझे वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए और वकालत की पढ़ाई करके वकील बन के मुझे समाज कल्याण का हिस्सा बनना चाहिए। जयंत, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पला बड़ा। दैट मीन्स आई एम अ दिल्ली बॉय, प्योरली दिल्ली बॉय। एंड मेरी एजुकेशन एयरफोर्स बाल भारती लोधी रोड पे हुई। टू स्टार्ट विद, आई वेंट टू दैट स्कूल एंड देन आफ्टर माय स्कूल मेरे को मैं ये सोच रहा था मुझे क्या करना चाहिए। आई एम अ सिंगल सन फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, पंजाबी बिजनेस फैमिली। तो बिजनेस में घुसने का जितना प्रेशर मेरे ऊपर था, किसी के ऊपर नहीं था। तो आई वांटेड टू डिले दैट एंड आई एम प्योरली एन एक्सीडेंटल लॉयर। मतलब मेरी कोई मंशा नहीं थी लॉ की पढ़ाई करने की स्कूल के टाइम पे। खाली एक ही मंशा थी कि कितना मैं डिले कर सकता हूँ व्यापार को ज्वाइन करना, अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना। और उसके लिए सबसे लंबा कोर्स मुझे मिला 5 साल का एमिटी लॉ स्कूल। तो मैंने 5 साल एमिटी लॉ स्कूल ज्वाइन करा। पहले 2 साल खूब मजे मारे। तीसरे साल आने आते आते हमको मैंने इंटर्नशिप करी, क्योंकि कॉलेज में जरूरी थी इंटर्नशिप करनी। जब इंटर्नशिप करी तो थोड़ी रुचि डेवलप हुई मेरी लॉ की तरफ। एंड प्रॉब्ली वो एक टर्निंग पॉइंट था जहां मैंने सोचा कि हाँ, मैं लॉ में भी कुछ करना चाहिए, मैं लॉ में कुछ कर सकता हूँ और लॉ मुझे ढंग से करनी चाहिए। सो माय सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, सेकंड ईयर खत्म होने के बाद थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स वाज प्रॉब्ली द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। आई गॉट एडमिटेड इनटू लॉ बिफोर नोइंग दैट आई वांट टू डू लॉ। बड़ी अच्छी बात आपने बताई जी जी कि आप बिजनेस फैमिली से हैं और जहाँ तक हम समझते हैं, क्योंकि आप प्रथम बैच से हैं, हमारे लॉ कॉलेज के सीनियर भी हैं आप हमारे। और उसके सबसे समझता एक तो बड़ा मेधावी बैच था आप लोगों का, क्योंकि फर्स्ट बैच में होने में एक तो जिम्मेदारी रहती है अपने कंधों पे, साथ ही घबराहट भी होती है क्योंकि पता नहीं कि मार्केट किस तरीके से हमें एब्जॉर्ब करेगी। तो उस हिसाब से हमने समझा कि आप लोगों ने हमेशा एक तो हमारा मार्गदर्शक किया, और आने वाले लोग जो हमारे दर्शक भी जो ये देख रहे हैं, जो नए लॉ स्कूल से जुड़े हुए हैं या उन लॉ स्कूल से जुड़े हुए हैं जो अभी कुछ हाल फिलहाल में शुरू हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं वो सबक लें तेजवीर जी के लाइफ जर्नी से, जैसे हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और आपने एक बड़ी अच्छी बात रखी सर कि जब कोई इंसान बिजनेस फैमिली से आता है तो उस पर एक जिम्मेदारी, एक दारोमदार रहता है कि बेटा बिजनेस तो करना ही है। और लॉ की पढ़ाई में समझता हूँ कहीं ना कहीं क्योंकि मेरे भी कई दोस्त रहे बैच से और बाकी दायरे में जो बिजनेस फैमिली से थे, तो उनपे भी था कि कम से कम तुम वकालत तो पढ़ो, करो नहीं करो आगे वो अलग बात है, पर वकालत की एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और तो जिस वक्त आपने लॉ स्कूल ज्वाइन किया उस वक्त ये 5 साल का कोर्स शुरू ही हुआ था दिल्ली में, क्योंकि पहला लॉ स्कूल था एमआईटी का शुरू होने वाला, और 3 साल के कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में और बाकी जगह उपलब्ध थे। तो कभी उसमें कोई आपकी वो रशाकशी नहीं रही कि 3 साल का कर लेते हैं बिजनेस ज्वाइन करना है, फिर 5 साल का ही करके लॉ के साथ आगे बढ़ा जाए? जैसे कि मैंने जैन तुम्हें आपको बताया कि मेरी लॉ करने में कोई रुचि नहीं थी, तो इसलिए वो रशाकशी मेरे साथ नहीं थी। मेरा केवल एक ही डर था कि यदि मैंने 3 साल की बीए करी तो उस 3 साल की बीए खत्म करने के बाद मुझे बिजनेस में डाल दिया जाएगा। देखिए, मेरा लॉ ज्वाइन करने का उद्देश्य कुछ और ही था। मेरा लॉ ज्वाइन करने का उद्देश्य था कि मैं कैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे दूर रहूं और कितने टाइम तक दूर रह पाऊं। लॉ में आने का मेरा कोई और रुचि थी ही नहीं उस वक्त। वो तो पढ़ते पढ़ते करते करते ऐसे ही रुचि बन गई कानून के अंदर दैट आई नेवर वेंट बैक टू माय बिजनेस। तो मैं अब अपना ही लॉ
लॉ ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आई एम इनटू दिस प्रोफेशन. I never went back to my business. I have my business, family business still running. My father goes there, but I have not joined it. बड़ी अच्छी बात है कि बाय डिफॉल्ट आपने कदम रखा, बाय डिजाइन नहीं था. क्योंकि ऐसा कई बच्चों का, जो हमारे यंग दर्शक ऐसा सोचते हैं कि स्पेशली मेरे को कई बार ये सवाल भी आते हैं अपने मैसेजेस में, जो बच्चे 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, कि किस तरह कानून पढ़ा जाए. तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि क्योंकि आप एक सर्विस बैकग्राउंड से हैं या बिजनेस बैकग्राउंड से हैं या आप अगर एक लीगल फैमिली से भी आते हैं तो करें. लॉ की पढ़ाई कोई खराब पढ़ाई नहीं होती, इतना जितना मैं समझ पाया हूँ. बड़े मजेदार सब्जेक्ट होते हैं, दोस्ती यारी बनती है, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप एसोसिएशन लोगों से बनती है. तो फिर आपने बताया कि थर्ड ईयर से आपने इंटर्नशिप्स करनी शुरू कर दी, तो उस पर जरा आ जाते हैं. तो कहाँ आपने इंटर्नशिप की 5 साल के दौरान? और जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा जी. ये जो मेरा एस्पेक्ट है, जो जिस तरीके से मैंने लॉ में एंट्रेंस करी, प्रोबेबली ये उस समय पॉसिबल था 98-99 में, जी, जिस वक्त मैंने लॉ में एडमिशन लिया. आज की डेट में विद द कंपटीशन यू हैव and with the seriousness, with the professional attitude the law course is seen, कोई मेरे जैसा होगा उसको एडमिशन नहीं हो पाई. क्योंकि अब आपको क्लैड का पेपर देना पड़ेगा, मेहनत करके पेपर देना पड़ेगा, and it is a difficult paper to clear. I understand that, and number of people who apply for it has also increased, right? When I gave my entrance, there were about only 80 seats in Guru Gobind Singh Indraprasth University. I think about 4,000 odd students gave the examination, and I was ranked about 60. So I was sure of admission. But वही पेपर अगर मैं आज देता हूँ, तो I am not sure कि मेरी एडमिशन हो पाए. With the with the attitude that I went in to give my exam, right? So आजकल के स्टूडेंट के लिए मेरा एग्जाम्पल बहुत गलत है, कि अगर बिल्कुल अनप्लान्ड एग्जाम्पल बिल्कुल गलत है. अगर आपको लॉ आज की डेट में करना है, एडमिशन लेना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए. It is not a cakewalk now. I am not saying it was a cakewalk then, but अब तो बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि अब आई थिंक इतने सालों में जो 5 साल का जो कोर्स डेवलप हुआ हमारे देश में, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इट हैज नाउ बिकम अ प्रॉपर वोकेशनल कोर्स. ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो वकालत कर लेते हैं या ट्राई कर लेते हैं वकालत करने का, वो दौर खत्म हो चुका है और कंपटीशन बढ़ गया. अब क्योंकि आप मैनेजिंग पार्टनर हैं इतनी प्रसिद्ध फर्म के, तो उसमें भी आप जो देखते होंगे बच्चों के सीवी, चाहे जॉब एप्लीकेंट्स हो, इंटर्न्स हो, उन्हीं में इतना कंपटीशन रहता है. तो उस पर भी मैं आऊंगा. तो इससे पहले जो हमने लॉ स्कूल की बात छेड़ी आपसे कि आपने इंटर्नशिप, आपने बताया थर्ड ईयर में शुरू कर दी थी, तो कौन कौन सी आपने इंटर्नशिप की, क्या क्या वहां से आपको सीख मिली? और कई बार ऐसा माना जाता है कि हम इंटर्नशिप इसलिए करते हैं बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी डोंट हैव टू डू. क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ था? जयंत, मेरी पहली इंटर्नशिप जो करी थी मैंने, वो मैंने किसी जानकार के पास करी थी. मतलब he was a family friend. I started interning with him. जब मैंने उनके पास इंटर्नशिप शुरू करी तो मेरे को रियलाइज हुआ कि लॉ थोड़ा इंटरेस्टिंग है. मतलब I wasn't interested in law till that time, as I told you, कि मेरा खाली रुचि ये थी कि मैं किस तरीके से अपना व्यापार देर से ज्वाइन कर पाऊँ, with obviously an added advantage of a degree to back me up. बट तब मेरे लॉ में पहली बारी रुचि जगी. पहली इंटर्नशिप मेरी, मैं सबको एडवाइस करूंगा, पहली इंटर्नशिप ऐसी जगह करें जहां आपको ये लगे, मतलब जो आपको लगे कि आप जहां कर पाएंगे ढंग से. बिकॉज दैट फर्स्ट इंटर्नशिप वाज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर मी, दैट यस आई कैन डू वेल इन लॉ. वो मुझे वहां समझ में आया. मे बी जहां मैंने इंटर्नशिप करी वहां मेरे को इतना काम नहीं मिला, but jitna kaam mila, because I was the only person he had as an intern, and it was a law chamber, it was one man law chamber, and I was the only second person there. So I had direct client meetings there as an intern. I was lucky that way. I had direct client meetings with the intern. I did drafting directly. I did research, case law research directly. I went to court with him, and I had that opportunity to stand right next to him when he was arguing. So get to know what judge was thinking at that point. So that was, that overall intrigued my interest in law, so to say. So that was my first internship, and that was with Mr. Mandar Oberoi. That was his law chambers. Then in my second internship, I went to Mr. Maninder Singh, senior advocate, who was a ASG also, and with him I learned a lot. Like I said, in first internship, I had that experience of drafting,
on my own, meeting clients on my own. That continued here. And all my internships were litigation, from a litigation perspective. Mr. Mahendra Singh was an advocate on record at that point of time. And we did varied filings. Every day there were 2-3 filings to be done in Supreme Court, and in different subjects: medical education, taxes, indirect taxes, constitutional law, your broadcasting law, everything was there. So it was a very wide open ambit to work with him. And his wife, Pratibha M. Singh, now Justice Pratibha M. Singh now, was an IPR expert. So I got a chance as an intern, because I never strictly maintained that I'll stay with Mahendra sir or do only his side of law. I also help other, seniors who are doing IP work. So I got an exposure of both sides, constitutional law, commercial litigation, IP, all sides I got with him. And my third was again a lit, and it was in the district court with Mr. Deepak Gupta, again a very capable lawyer. And with him, I learned the way how district court works. So your evidence, leading evidence, doing all that, I learned from him. And he had one very good habit. Normally with the other 2 internships, I saw that, the clients were called one day before the matter. With him, the clients were called on the day the matter was listed. So after he finished his matters, he went back, and whatever the judge said was still fresh in his mind. So he used to there and then dictate whatever the judge said and whatever is the pleading to be made, and gave it to the client that please verify it, read it, and come back. So that was a very good process, for probably a trial court lawyer. It was a very good process, because probably the timelines were shorter for him as opposed to a Supreme Court or a High Court practice. An appellate side practice is completely different from the original side practice. ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि इतनी जो वैरायटी की आपने इंटर्नशिप की, आपने सुप्रीम कोर्ट में मनिंदर सर थे उस टाइम पर एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, अब तो नाउ इज अ डेजिग्नेटेड सीनियर लॉयर, एक्स-सीएसजी रह चुके हैं, और प्रतिभा मैम इज ऑब्वियसली नाउ हाई कोर्ट जज. तो बतौर इंटर्न जो इतना ट्रेमेंडस एक्सपोजर रहा, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट जब आप देख लेते हैं तो जो भी यंग बच्चे हैं, स्पेशली मान के चले शायद 3 साल के या 5 साल के हों, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि शुरुआती जब वो इंटर्नशिप शुरू करते हैं, हम जॉब प्रोस्पेक्ट पे बात करेंगे, बट इंटर्नशिप जब वो शुरू करते हैं तो उनको ट्रायल की इंटर्नशिप पहले करनी चाहिए या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देख के वापस ट्रायल में आना चाहिए? हाउ डू दे प्रोग्रेस इन और वॉक दिस पाथ ऑफ इंटर्नशिप? जयंत, मेरे हिसाब से शायद मैंने गलती करी या मैंने नहीं करी गलती, क्योंकि मेरा उस वक्त मन नहीं था कॉर्पोरेट का. So I missed on my corporate law internship completely. I did not work with any corporate firm or did not practice any corporate law. So that part of it I personally missed. But I don't think that has an impact on me per se, because I always wanted to do litigation, right? But for a student who's still thinking what to do, what not to do, I think corporate law litigation is a must, and they should do it. And to your question, how they should start with it, I think your first litigation should be your first internship should be in Supreme Court with an AOR, because that is one place where you'll probably get a confidence boost, being there in Supreme Court itself, doing law research. Because as a law student, you can contribute best as doing research, right? Once you know what law is, then probably you can go to the trial court and apply that law. People say it otherwise, that you should know how to work in trial court and then you should come to Supreme Court. I have a different theory, because that worked for me. I worked in Supreme Court. I did my research day in and day out, examining what law is, what are the provisions of CPC, how they are working. Or frankly, I have been lucky in that sense that, I've got good mentors. And so when I was when I was with Mr. Singh also, I used to do all these, because you read evidence in Supreme Court also. It is not that, you don't read evidence in Supreme Court. If you do if you have a litigation pertaining to a civil suit, you will have evidence. The judge would have appreciated the evidence. If you want,
you can find out law, that whether that evidence was appreciated correctly or incorrectly, or where the judge has gone wrong. By learning that, that's the first phase. You are supposed to learn law as you are doing internship. Trial court is all about practical applicability of that law. So one is theory part that you will get in Supreme Court. So you should know your theory first, and then probably apply for a trial court. Plus, trial court conditions in India are not so good. So people generally tend to get disheartened by seeing trial courts. As a result, we are having lesser and lesser of practicing lawyers. More lawyers are today going to corporate side than litigation. So my advice would be start with Supreme Court or High Court and then go to trial court. ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, और मैं अपने निजी एक्सपीरियंस से थोड़ा सा और शेयर करना चाहूँगा कि इंटर्नशिप का तो नहीं, पर जब मैंने काम करना शुरू किया बतौर एडवोकेट, तो मैंने भी पहले एक AR शिवाजी जाधव साहब को ज्वाइन किया था सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद मैंने जब 30 साल आया तो मैं फ़र्क जो आपने बताया मैं वो समझ पाया, क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मैं समझता हूँ कुछ एक हद तक तो हमें बड़ा फायदा होता है, बिकॉज वी आर दिल्ली बेस्ड लॉयर्स, तो दिल्ली में हम लोग के लिए सब चीज़ें पास हैं कंपेयर टू अदर स्टेट्स इन द कंट्री, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की आप बात करें, सुप्रीम कोर्ट आपकी दिल्ली में, और आप दिल्ली की बात करें तो हम इंडिया गेट को सोचते हैं कि एक यहाँ पटियाला हाउस है, हाई कोर्ट है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है हमारे। थोड़ा सा ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो बदल जाता है। तो आपने अच्छी बात की, क्योंकि जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट के बाद जब मैं 30,000 ही गया, तो जो फर्क था चीजों को अप्रिशिएट करने को मुझे समझ आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपके पास सारे मैटर आ रहे हैं जो कि ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट या ट्राइब्यूनल का रास्ता और सफर तय करके वहां तक आए, और उसकी जब आपको समझ आ जाती है, क्योंकि आप एविडेंस तो पढ़ रहे हैं, जब आपको फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करने आप एविडेंस रीड कर रहे हैं जैसा आपने बताया, और जब आप ट्रायल कंडक्ट करना शुरू करते हैं नीचे की कोर्ट में, तो आपको उसकी समझ आती है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कल आपका केस अपील में जाता है कभी 5 साल में 10 साल में कभी भी, तो उसकी समझ आपको आ जाती है। ट्रायल करना नहीं आता, पर ट्रायल अप्रिशिएट करने की समझ आ जाती है। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की जी। तो अब अगले दौर पे चलते हैं आपके जीवन के। अब आप लॉ स्कूल से ग्रेजुएट कर चुके हैं, अब आप बन गए अधिवक्ता, आप एडवोकेट बन गए, तो वो जो ट्रांजिशन रहा एक इंटर्न से एक एडवोकेट बनने का, वो कैसा रहा आपका, और शुरुआती तौर आप एज ए जूनियर लॉयर कैसा रहा आपका जीवन, कैसे होता है? जयंत, जहां तक मेरा सवाल है, आपको पता है कि आखिरी 6 महीने एमिटी में खाली इंटर्नशिप होती है जी, एंड दैट डिसर्टेशन, आखिरी 6 महीने खाली इंटर्नशिप थी, लास्ट सेमेस्टर डिसर्टेशन और इंटर्नशिप। तो वो जो इंटर्नशिप करी मैंने, आई डिड विद मिस्टर मंदर सिंह, तो वहां पे उस वक्त जो मैं काम कर रहा था, that continued as a lawyer also. So there was virtually no shift from an intern to a lawyer for me, क्योंकि except for appearing in court, which was not permitted to me, prior to me becoming a lawyer. Except for that, जो काम है, वो जो ड्राफ्टिंग है, जो क्योंकि मैं उनके साथ 2 साल इंटर्नशिप कर चुका था पहले से, और आखिरी 6 महीने भी लगातार करता रहा उनके साथ, तो मेरे लिए ट्रांजिशन इतना फर्क नहीं रहा, बिकॉज़ आई कंटिन्यूड विद देम ओनली। बट हाँ, फर्क सिर्फ ये आता है कि पहले आप रिसर्च करके किसी और को पढ़ा देते हैं कि भाई आप पढ़ लो, आप ये बहस कर देना, हो सकता है वो आपकी बहस से कन्विंस हो या ना हो, बिकॉज आपने कोई पॉइंट निकाला, हो सकता है सामने वाला कन्विंस ना हो कि नहीं ये अच्छा पॉइंट नहीं है। अब मेरे पास एडवांटेज खाली ये था क्योंकि मुझे मेरे बॉसेस ने देखा हुआ था एज अ इंटर्न एंड देन न्यू मी, तो दे हैड फ्रॉम द फर्स्ट डे दे हैड दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि भाई इसको अगर ये अपेयर होना पड़ेगा तो ये अपेयर हो जाए। कई फ्रेशर्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि सीनियर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट कि भाई ये कोर्ट संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। मेरे साथ वो इशू नहीं मिला मुझे, एंड दैट वाज द बिगेस्ट पॉइंट, that is the biggest transition between being an intern to being a lawyer. As an intern, you don't have a responsibility of the matter. The responsibility of the matter still lies with the junior who's handling the matter, junior advocate who's handling the matter. तो आपने रिसर्च करके दी, पॉइंट निकाल के दिया, जज ने उठा के बाहर फेंक दिया, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जूनियर की है। बट झाड़ पड़ेगी तो उन्हीं को पड़ेगी, तो आपको चिंता करने की झाड़ उसको पड़ेगी, ठीक है ना। बट अगर मेरा मैटर एज अ लॉयर उठा के बाहर फेंक दिया जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर बहुत बढ़ जाता है व्हेन यू कम फ्रॉम बीइंग अ इंटर्न टू बीइंग अ लॉयर। एंड देन आई मस्ट से, किसी भी लॉयर को इफ यू वांट टू डू लिटिगेशन, you should not close your eyes towards one field of law. See, I have done most of my practice in telecom and broadcasting laws.
but that does not mean that I have not touched the other fields. I have touched constitutional, I have touched taxation, I have touched IP, right? तो आप अपने आपको फेटर्स में बंद नहीं कर सकते कि भाई मैं यही करूंगा, अनलेस आपने सोचा हुआ है कि आपने खाली कॉर्पोरेट लॉ करना है और कॉर्पोरेट लॉयर एज अ कॉर्पोरेट लॉयर प्रैक्टिस करनी है. You are not going to appear in courts. You want to do the work from office. Unless you are of that mindset, you are not allowed to close your mind towards any kind of work. बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि एक एडवांटेज मैं समझता हूँ कुछ हद तक जो दर्शक भी समझेंगे इसमें रहता है कि अगर आप एक कंटिन्यूड इंटर्नशिप कर रहे हैं और एक तरीके से, क्योंकि हमारा करिकुलम उस तरीके से उस टाइम डिजाइन होता था कि 6 महीना तो आपको करना ही करना है, विच विल आल्सो बी लॉन्च पैड कि अगर कोई सीनियर आपको समझ जाते हैं और you have a basic chemistry with that particular law office, तो एब्जॉर्प्शन में आसानी रहती है, वो रही आपके साथ, एक आपको अच्छा मंच मिला, अब आप उस फॉर्म को हेड करते हैं आज की तारीख में, इतने सालों की आपकी मेहनत रही उसमें. और पर ये मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारे यंग दर्शक हैं उसमें इंटर्न्स भी आते हैं, यंग लॉयर भी आते हैं जो भी फील्ड में आए हैं या जो संक्रमण के दौर पे बेचारे जूझ रहे हैं, आना चाहते हैं क्योंकि अब 1.5 साल हम लोग बंद ही अपने घरों में. तो जब आपने शुरुआती दौर किया और आपने बताया कि भाई जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अब आप सिर्फ बैंड पहनना ही, वकील बनना नहीं होता है, जज आपसे सवाल जवाब करेंगे सीधे, सिर्फ जज ही नहीं, आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं दफ्तर में, वो आपसे पूछेंगे भाई कोर्ट में क्या किया. तो जब आपने शुरू किया तब ज्यादा डर लगता था कोर्ट जाने में या बहस करने में, या अभी भी थोड़ी बहुत घबराहट होती है इतने साल के? देखो जयंत, I'll be frank with you, मैं बहुत साफ बात करूंगा. जब आप लॉयर बन गए, जब मैंने बैंड पहन लिया और जब मैंने मैटर खुद करने शुरू कर दिए, तब भी मेरे पास एक सुरक्षा कवच था मेरे सीनियर्स का. आई एम नॉट आंसरेबल टू द क्लाइंट. कुछ गड़बड़ होती है तो बॉसेस आर आंसरेबल टू द क्लाइंट, राइट? ये सब फर्क मुझे तब समझ में आया कि जब मैंने अपने लॉ प्रैक्टिस शुरू करने के 2 साल बाद अपनी खुद लॉ फर्म से अलग होकर, सर से अलग होकर अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करी, राइट? Without his name, without firm's name, I started as a Tejveer Bhatia advocate, right? ये फर्क मुझे तब समझ में आया क्योंकि अब क्लाइंट को जवाबदेही भी मेरी थी. अब क्लाइंट उनके पास नहीं जाएगा ये पूछने के लिए कि गलती क्यों हुई. अगर गलती हुई मेरे से हुई, आई हैव टू ओ अप टू इट कि भाई यहाँ पे ये गलत हो गया. और क्लाइंट का मैं ये मान के चलता हूँ, और ये मैं सभी अपने आपके दर्शकों को भी बोलना चाहता हूँ कि अगर केस आप जीत गए तो केस बहुत अच्छा था, और केस अगर आप हार गए तो वकील ने बहस ठीक नहीं करी. ये आप मान के चलिए. ये एक क्लाइंट के लिए नहीं, हर क्लाइंट के लिए मान के चलिए. कोई एक्सेप्शन है तो है, ठीक है? तो इस संदर्भ में जो काफी डिफिकल्टीज आती है टू आंसर द क्लाइंट, टू एक्सप्लेन हिम कि भाई कानून ही फर्क है, कानून ये नहीं है, या कानून जो आप बोल रहे हो वो आपको नहीं मिल सकता. ये किसी को ये समझाने में बहुत मेहनत लगती है कि जी आप जो मांग रहे हो वो नहीं मिल सकता, इसके अलावा ये मैं आपको दिलवा सकता हूँ, आप बोले. रह के कानून के दायरे में ही काम करना है, सही कह रहे हैं. हाँ. क्लाइंट तो सूरज चांद सब चाहते हैं कोर्ट से, वो चाहते हैं कि सब कुछ ही मिल जाए प्रेयर में. हाँ, मतलब एवरीबॉडी वांट्स मून बट यू कांट गेट इट. जी जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि जब आप शुरू किया आपने मंदिर सर के साथ, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हुए, आपने अपना चेंबर खोला, तो उस दौर पे आते हैं आपकी जिंदगी के जब आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की. क्योंकि कई दर्शक हमारे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि कितनी जल्दी हमें इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए. एक पहला सवाल ये है आपसे, और इसी का एक फॉलोअप सवाल ये बन जाता है कि जब आप अपनी शुरू करते हैं, क्योंकि बड़ा दारोमदार की बात है, आप अपना चेंबर शुरू कर रहे हैं, तो एक किस्म का मैं समझता हूँ कि जो बिजनेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है वो हमारे लॉ स्कूल में तो पढ़ाया जाता है ना, समझाया जाता है, क्योंकि उसमें आपने अपना दफ्तर खड़ा भी करना है, अपने स्टाफ को सैलरी भी देनी है, अपने क्लाइंट्स को भी एंटरटेन करना है, आपके कोर्ट के इतने खर्चे हो जाते हैं क्योंकि कोर्ट में फाइलिंग हो रही है, आपको कोर्ट तक अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराना है, बाकी सारे एक्सपेंसेस होते हैं. उसका जो एक प्रेशर रहता है बतौर एक इंडिपेंडेंट लॉयर, वो आप कैसे आपने हैंडल किया शुरुआती दौर पे, और क्या आपकी एडवाइस है, क्या मशवरा रहेगा दर्शकों को जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं? क्या उसके लिए कोई टाइम लाइन है कि 2 साल की प्रैक्टिस करें मिनिमम, या 4 साल की करें, या जब आपको ठीक लगे तब? मेरे हिसाब से जब आपको ठीक लगे तब करें. जी, मैंने 2 साल में इसलिए करा क्योंकि 2 साल बाद मुझे ऐसा लगने लग गया कि जिस हिसाब से मेरे इंक्रीमेंट्स हो रहे थे, मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं 1 आध साल और रुक गया तो मैं छोड़ ही नहीं पाऊंगा इंक्रीमेंट्स के चक्कर में, बिकॉज आई वाज गेटिंग वेरी नाइसली पेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, एज कंपेयर टू माय
my friends who went to big corporate law firms, I was being paid very well. So that was one criteria in my mind. Second criteria, probably second advantage that I had, was that I was never dependent on the money that I earned from my profession, right? Because I have a business family backing. तो मेरे को मतलब मेरे पास पहले दिन एज ए इंटर्न भी मेरे पास गाड़ी थी, उसमें पेट्रोल था, खर्चने के लिए जेब में पैसे थे, because my family was supporting me, right? It might not be case with many of us. तो वो उनको सोचना पड़ेगा कि अगर उन्होंने ऑफिस खोलना है तो उसका ऑफिस का किराया भी देना पड़ेगा उनको, वहां पे इंटरनेट लगेगा, उसके 1000-1200 रुपए लगेंगे, ठीक है? आप प्रिंटर लेंगे, फोटोकॉपी मशीन रखेंगे, कोई सॉफ्टवेयर लेंगे रिसर्च के लिए, ये सब चीजों का खर्चा है। और आप स्टाफ भी रखेंगे, किसी कोई ऑफिस बॉय रखेंगे, उसको मंथली सैलरी देनी है, स्टेनो पार्ट टाइम रखोगे, फुल टाइम रखोगे, कैसे चलेगा? all that has to be managed, right? So when I started independent, but then there was a lawyer in Supreme Court who was outsourcing his drafting. You know, he used to see if you're capable enough, he used to outsource his SLP drafting. So one of my friends made me meet him. आशीष मोहन को आप जानते होंगे, आशीष मोहन ने मुझे उनसे मिलाया, मिस्टर मनोज स्वरूप से। तो at that point of time, whenever I did not have work in my hand, I used to go to him and used to pick up some drafting, do a drafting or two for him. So that in that manner, I managed my finances. Touchwood, मतलब जब से मैंने लॉ करना शुरू करा है, तब से मुझे घर से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी है अब तक. Even during that time when I established myself, from the very first month, I was making decent money to pay my rents, to pay my office खर्चा, to pay my staff. और मैंने जयंत, मेरे लिए एक स्टेनो का होना मेरे पास बहुत जरूरी था, because if I have to do a drafting, I need a steno. I am very bad at typing myself. तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट था, मेरा इन्वेस्टमेंट खाली एक स्टेनो का था, जो कि मैंने उस टाइम फुल टाइम रखा था 12,000 रुपए में, एंड वो मेरा मेजर इन्वेस्टमेंट था. जहां तक लॉ लाइब्रेरी की बात है, मुझे मंदर सर ने गिफ्ट करी थी. I was gifted a whole set of SCC and some books from him. तो लाइब्रेरी का खर्चा मेरा हुआ नहीं. लैपटॉप मेरे पास मेरा था ही, तो उसके अलावा मुझे खाली एक डेस्कटॉप लेना पड़ा. ऑफिस की जगह, अगेन I had my own hotel. I have my own hotel, so I had taken the space there. मेरे ऑफिस की भी जगह की भी कोई दिक्कत नहीं थी. तो मेरे लिए 2 साल पे मेरे को कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं था. I wanted to do something on my own, and I was always told by my senior that भाई तू जा रहा है, नहीं चलेगा, door is always open. So from 2007 to 2011, I did my independent practice completely. And then I was asked to rejoin the firm in 2011 by Maninder sir as a partner. So I have some regards for him, so there was no point saying no to him. That's how I became a partner, and now today I'm a managing partner. एक मेरा इससे फॉलोअप सवाल निकल के आता है आपके लिए कि इंसान जब भी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करता है तो फियर्सली इंडिपेंडेंट तो हम हो ही जाते हैं, बिकॉज इंडिपेंडेंस में आई एम नॉट सेइंग वी आर लेस ऑफ अ टीम प्लेयर, लेकिन कोई भी इंडिपेंडेंट लॉयर अपने ऊपर काफी निर्भर रहता है. और जब आप एक फर्म कल्चर में काम करते हैं तो आप अमूमन किसी न किसी टीम के साथ काम करेंगे, या आपके एसोसिएट्स हैं या आपके सीनियर्स हैं. जब आप हायरार्की में राइज करते हैं तो आपके नीचे जूनियर एसोसिएट्स काम करते हैं. तो वो कितना आपने फर्क महसूस किया कि नाउ दैट देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट लॉयर गोइंग बैक टू अ फर्म, तो उसमें आपने कितना फर्क महसूस किया, और आपके हिसाब से विच इज अ बेटर मॉडल अगर किसी को इख्तियार करना, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इतने सारे केस मुकदमे करते हैं, तो इज इट बेटर टू हैव इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस बिकॉज मैटर्स आपके पास आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है. और यहाँ जहां तक आपने बात की कि रिगार्ड से सीनियर्स का, तो आप गए, वो अलग एक कहानी जाती है, पर टीम प्लेयर वर्सेज इंडिपेंडेंट प्लेयर एंड डूइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू एंड थ्रू, how tough or how easy it is in terms of independent versus a law firm practice? Jayant, I think जितने हाथ होते हैं उतना काम आसान होता है. That's a fact, right? There might be things that you want to do on your own. Till today, I have my own personal SCC online.
I don't allow any of my juniors to touch it because I love to research on my own, right? मेरे को रिसर्च करने में खुद बहुत मजा आता है, मैं खुद रिसर्च करना चाहता हूँ अपने केसेस के ऊपर, ठीक है? तो फर्म की अलग एससीसी ऑनलाइन है, मेरी अलग एससीसी ऑनलाइन है। तो एक आप जितना करना चाहते हो आप खुद करो, बट हैविंग अदर people to help you out in lot of things. You will do a drafting, but then see, time utilization, time is the only sellable commodity an advocate has, right? जितने लोग होंगे उतना ज्यादा टाइम आपका बढ़ेगा। अब अगर मैंने एक सूट बना दिया और मैंने 1-2 घंटे में डिक्टेशन दे दी उसकी, उस डिक्टेशन को अगर मैं खुद टाइप करूंगा मुझे 6 घंटे 8 घंटे लगेंगे, बट मैंने 2 घंटे में डिक्टेट करके खत्म कर दिया। उसके बाद मेरे जूनियर्स, मेरे स्टेनो का काम बनता है उसको टाइप करना, उसके डॉक्यूमेंट्स लगाने। जूनियर का काम बनता है उसको चेक करना, डॉक्यूमेंट्स चेक करने, क्योंकि स्टेनो हमेशा और फ्लो में जब भी डिक्टेट करते हो तो ग्रामेटिकल एरर्स हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हर एक से हो जाते हैं, तो इसलिए दैट्स व्हाई यू ऑलवेज हैव अ सेकंड लुक। सो द जूनियर्स हैव अ लुक, फर्स्ट लुक ऑन द सूट, and if they find any discrepancy with the documents that we have, they come back to me, point out again। आधा घंटा लगता है सूट को दोबारा पढ़ने में, उसमें जो गलतियां उसको ठीक कराने में, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का काम सारा उनका। तो 3 घंटे 4 घंटे जितने भी लगे कोरिलेट डॉक्यूमेंट्स, वो सारा काम उनका। वो 3-4 घंटे मैंने वो बचाए, मेरा स्टेनो ने टाइप करा, 2-3 घंटे मैंने वहां बचाए, तो मैंने 5 घंटे आई गेन्ड ऑन दैट सूट, राइट? If I was an independent, alone working lawyer, I would have spent those 5 hours again on that. 5 नहीं तो कम से कम 3 घंटे और तो स्पेंड करता ही मैं डॉक्यूमेंट्स को कोरिलेट करने में। तो वो जितने हाथ हैं उतना फायदा है। I will always say that working together, you always can grow much more than working alone, right? But again, it depends on individual to individual, the kind of work you want to do, the kind of work you're doing. IP के अंदर, for IP specific field, I think a law firm is a must. A setup of at least 4-5 people. No, for individual lawyer also, a setup of at least 4 to 5 people who are working with you, plus your clerks and stenos, the 4-5 juniors is what I'm talking about. Plus your clerks and juniors you will need. If you really want to do well, ये चाहिए होगा। आपने बड़ी खूबसूरती से बात बताई कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, मतलब जितने लोग रहेंगे और टीम का ये बड़ा फर्क पड़ता है कि उतना वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कई बार इवनली, और आप ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पे अपना फोकस कर सकते हैं, बिकॉज वंस यू आर राइडिंग अप द लैडर इन द प्रोफेशन ऑल्सो, तो आपके पास कम वक्त होता है उन चीज़ों को करने के लिए जहाँ पे आप वक्त ज़्यादा ना करें। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। मेरा एक फॉलोअप सवाल इससे निकल के आता है आपके लिए, वो ये है कि अब आप एक फर्म में है, फर्म का हिस्सा है, और फर्म का एक अपना क्लाइंटेल होता है, पर जब आप पे जिम्मेदारी बढ़ती है, आप आज की तारीख में पार्टनर हैं, पर जब आप एक सीनियर एसोसिएट होते हैं, एसोसिएट से आप बढ़ के आगे जा रहे होते हैं, और जब पार्टनरशिप की तरफ आप रुख कर रहे होते हैं, तो आप पर कितना एक प्रेशर या एक स्ट्रेस या एक उत्तरदायित्व होता है अपना एक क्लाइंटेल लाने का, रेन मेकर होने का, कि भाई आप भी फर्म में कंट्रीब्यूट कीजिए, इसके कमर्शियल साइकिल में कंट्रीब्यूट कीजिए, उसका पहलू जरा समझाइए। ठीक बात कही आपने जन, कि एक प्रेशर होता है हर एक के ऊपर, बिकॉज इफ यू आर अ पार्टनर देयर मस्ट बी सम क्लाइंट जो आप लेकर आए हो जो बिल्कुल आपके ही को ही काम देगा। सी, एज अ पार्टनर देयर आर डिफरेंट पार्टनरशिप मॉडल्स वर्किंग राइट नाउ इन इंडिया। कई फर्म्स में आपको खाली पार्टनर का टाइटल दे देते हैं और छोड़ देते हैं, राइट? जो काम ला रहा है वो कोई और इंडिविजुअल ला रहा है, सब कुछ फर्म रन कोई और इंडिविजुअल कर रहा है, आप केवल पार्टनर का ओहदा दे दिया आपको बिलिंग पर्पसेस के लिए, और आप जो काम वो लेकर आ रहा है वो करते जा रहे हैं। बट इसके अंदर आप कभी, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू गेट योर ओन रेपुटेशन देयर, राइट? यू आर ओनली वर्किंग ऑन समबडी एल्सेस मैटर्स। सो yes, there is a pressure in each and every law firm that if you are a named partner or if you are a partner, right, then you must get some work from some client. Maybe not as much as the others are getting, or equity partners are getting, or the other managing partners are getting, but some work from some clients you need to get. That is always a pressure. And even on managing partners or the equity partners, there is always a pressure to get more and more clients. It is not that
only the person who's trying to become a partner is under pressure to get clients. Even those who are already partners, they are also under pressure to bring clients, because the firm has to grow, and the only part to growth is to acquire more work. आप काम और लाओगे, उसी से आपका फर्म बढ़ेगा. Otherwise, you will stay in a cocoon. अगर आप जो काम है आपके वही करते रहेंगे तो आप cocoon में रहेंगे. और आपको पार्टनर बनाया ही इसलिए जाता है, फॉर मी, आपको पार्टनर बनाया ही इसलिए जाता ताकि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करें. एंड ब्रिंगिंग क्लाइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लॉ फर्म, और रादर फॉर एनी वर्क. Bringing in clients is the biggest. So yes, there is pressure on everybody. There is pressure on me today also to bring clients. I'll be very frank. Even as a managing partner, I am under an obligation for my firm to try and push for business development to get new clients. Sorry, आप please complete. Business development करनी है तो क्लाइंट नया और लाना ही होगा. ऐसे नहीं है कि बिना क्लाइंट लाए आप प्रैक्टिस रन कर सकते. तो तेजवीर, आप ये बताएं कि बीच में सिंह एंड सिंह का मर्जर भी हुआ, आई थिंक लालन सिटी के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो वो दौर कैसा रहा आपका जो मर्जर का था? और क्योंकि दो बहुत बड़ी फर्म इंडिया की आपस में मर्ज कर रही थी, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्पेशलिस्ट फर्म मानी जाती हैं, बड़े स्तंभ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, तो जब मर्ज हुआ तो कितना फर्क पड़ा उस मर्जर से इन टर्म्स ऑफ वर्किंग मोडालिटीज और आपका वर्किंग लाइफस्टाइल में? और क्योंकि हर फर्म का एक अपना एक बिहेवियर होता है, एक काम करने का तरीका होता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है जब मर्जर्स होते हैं फर्म्स के? एंड इज इट अ डिफिकल्ट ट्रांजिशन? जयंत, ट्रांजिशन तो डिफिकल्ट होता ही है. एनी चेंज इज डिफिकल्ट, राइट? It is not simple. Any change in your working style, in your working environment is difficult. But हमारी फर्म का एक कल्चर था काफी अलग. We were into physical files and physical matters and into litigation. The other firm, Lal & Sethi, was more into prosecution, less into litigation. They were virtually paperless at that point of time in 2015 when we merged. 15, I believe, yeah. When we merged, they were almost paperless. हमने उनके ऑफिस में जाके पेपर्स डाल दी. हमारे पास पेपर फाइल्स थी सारी. तो काफी डिफरेंट वर्क कल्चर था in the manner of how we had our relationship with our clients. We had most of Indian, मतलब ज्यादातर हिंदुस्तानी क्लाइंट थे हमारे पास. उनके पास ज्यादा फॉरेन क्लाइंट्स थे जो ईमेल पे बात करते थे. क्लाइंट मिलने नहीं आते थे क्योंकि फॉरेन क्लाइंट्स हैं. हमारे क्लाइंट्स को मिलना ही मिलना है क्योंकि हिंदुस्तानी क्लाइंट्स हैं. सो देयर इज अ बिग डिफरेंस इन क्लाइंट मेंटालिटी आल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अब तो शायद लॉकडाउन के बाद तो शायद हिंदुस्तानी क्लाइंट्स भी बोलेंगे कि या तो ईमेल कर लीजिए या फिर हम जूम पे कॉल कर लेंगे, बात कर लेते हैं. बट उस वक्त ये नहीं था. उस वक्त दे वांटेड टू कम टू योर ऑफिस, दे वांटेड टू सिट विद यू, दे वांटेड टू डू अ मीटिंग. सो वी हैड टू क्रिएट मीटिंग रूम्स, not one, not two. We had created 4 meeting rooms in the building for clients to meet us. And again, the organization itself became very big, and management of it was a very cumbersome job, right? But unfortunately, with what happened for us was that we started having a lot of conflicts with the foreign clients of theirs, and their foreign clients with Indian clients of ours started having a lot of conflicts. Though they were into only prosecution, we were only mostly into litigation. But with that conflict, we could not. It was either to let go of business or to demerge again. Because both of the firms were powerhouses of IP litigation, IP work in India. So then we thought it was best for us to split. And because of that conflict position, we came back to our original selves. Singh and Singh became Singh and Singh, and Lal & Sethi continued as Lal & Sethi. So that 2 years in between, yes, it was a very nice time, to have a big organization. It also gives you a very good reputation when you go across the globe, telling people that you have more than 100 lawyers with you, and you are doing this and you are doing that. But then at the same point of time, you'll have to, this merger
costed the firms a little bit more than they thought it would, right? Because of the conflict situation. Some of the clients went away because of the conflict. And that is when more and more clients started saying that, there is a conflict and either you do their work or you do our work. Both the firms probably decided that it's better that we go our separate ways. बड़ी अच्छी तरीके से समझा कि क्लाइंट का इंटरेस्ट है, दैट इज पैरामाउंट इन आवर इंडस्ट्री, क्योंकि आपको देखना पड़ता है, यू हैव नर्चर्ड योर क्लाइंट्स एंड लॉ इज अ वेरी इट हैज अ वेरी ह्यूमन टच टू इट, इट्स ह्यूमन कनेक्शन जो हम डेवलप करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद मशीन्स, वी आर डीलिंग विद पीपल। तो उसके लिए लोगों से जुड़े रहना और उनकी परेशानी और कानून की बारीकियां समझना दोनों हम लोग के लिए बड़ा एक डिफिकल्ट मुद्दा बन जाता है कई बार, वेरी डेलिकेट बैलेंस आई वुड से, थिन रोप रहती है इसमें। I would tell you one thing. This is only in India. This is only in India. ये जो डेलिकेट बैलेंस की आप बात कर रहे हो, ये खाली हिंदुस्तान में। जी। हिंदुस्तान के बाहर कहीं पे आप कदम रखें, आप भी गए हुए हैं, बाकी लोग भी गए हुए हैं, this personal touch is missing everywhere. Then at that point of time, for foreign clients, it's only an assignment, and you are only a vendor. आप एक काम करने वाले उनके वो हैं, साथी हैं, और उन्होंने आपको असाइनमेंट दी है। उस असाइनमेंट में आपने कितनी मेहनत मारी, आपका कितना दिल लगा हुआ है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको खाली रिजल्ट से मतलब। इफ यू आर गुड एट गिविंग रिजल्ट्स, दे आर विद यू। 2 बारी आपने गलती करी, तीसरी बारी वो आपको पास आएंगे ही नहीं, आपको नमस्कार करके चले जाएंगे। तो ये हिंदुस्तान में और बाहर ये फर्क है। हिंदुस्तान में आपने 2 बारी गलती करी तो क्लाइंट फिर आपके पास आएगा, बोलेगा अच्छा साहब ये देख लो, इसमें देखो कुछ हो सकता है क्या। बाहर नहीं, बाहर का कोई क्लाइंट ऐसा नहीं करेगा। दैट्स द डिफरेंस। और इस सफर में और यही कल्चरल डिफरेंस था सिंघ सिंह एंड लाल एंड सेठी में। वी वर मोर पर्सनली अटैच्ड टू आवर मैटर्स देन दे वर। सो फॉर देम लॉस वाज ओके, ठीक है, हार गए। हम मेरे लिए एक हार, मैं सोता रहूंगा उसके बारे में जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा मैं क्यों हारा, कि मैं सही हारा या गलत हारा। और मेरे लिए एक जीत एक जश्न होगी, उनके लिए हाँ जीत गए, कोई बात नहीं। वो एक कल्चरल डिफरेंस भी था हम दोनों फर्म्स के अंदर, बट मोर सो द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन वाज सच कि वी हैड टू कॉल इट अ क्विट्स। ये बड़ा जो सफर आपने हमसे डिस्कस किया जी, बड़ा अच्छा रहा। उसके बाद आप आज की तारीख में आप मैनेजिंग पार्टनर हैं, आप बड़ी फर्म संभालते हैं। उसके बारे में जरा बताइए कि नाउ एज अ पार्टनर हाउ हैज लाइफ चेंज फॉर यू? वन, आई एम अज्यूमिंग कि भाई रिस्पांसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा होती है कि योर नेम इज देयर ऑन द बोर्ड, कि मतलब द बक स्टॉप्स एट यू, ये हो जाता है। एक तो प्रेशर स्ट्रेस कितना होता है, क्योंकि आप सिर्फ एक फर्म नहीं मैनेज कर रहे हैं, आपका इतना नाम है मार्केट में, फिर आप कोर्ट जाना है, बहस करनी है, और बहुत तरह के मतलब क्लाइंट्स के प्रेशर होते हैं। तो ये आप कैसे हैंडल करते हैं? और साथ ही व्हाट डू यू लुक व्हेन यू आर ट्राइंग टू एब्जॉर्ब अ फ्रेश कैंडिडेट फॉर अ जॉब और एन इंटर्नशिप, उसके लिए आप क्या क्वालिटीज देखते हैं? जयंत, मैं पहले आपका दूसरे सवाल से शुरू करता हूँ कि क्या क्वालिटीज में देखता हूँ किसी को ऑब्जर्व करने के लिए फर्म के अंदर। तो जयंत, पहली चीज जो हम देखते हैं कि आपका बोलने का लहजा कैसा है, आप बात ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आर यू क्लियर इन योर थॉट्स? जो आप बोलना चाहते हैं वो आप बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट टू मी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि कानून कुछ नहीं है, कानून खाली लॉजिक। जो लॉजिकली होना चाहिए वही कानून में लिखा होगा, ये कोई इलॉजिकल चीज नहीं लिखी। तो मेरे हिसाब से कानून खाली लॉजिक है, और अगर आपका मेंटल सेटअप लॉजिकल है और जो लॉजिक आपके दिमाग में है वो आप बोल पा रहे हैं, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज पॉइंट होगा। ठीक है। दूसरी चीज, हाउ वेल आर यू स्पीक कन्वर्सेंट विद द लैंग्वेज यू स्पीकिंग। अंग्रेजी कैसी है आपकी, हिंदी कैसी है? मोस्ट प्रॉब्ली मोर स्ट्रेस ऑन इंग्लिश, बिकॉज आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, और इवन लोअर कोर्ट्स इंग्लिश ही चलती है दिल्ली में। हालांकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर चलती है अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी में हाथ साफ होना चाहिए बंदे का, जिसको हम रखें।
और तीसरी चीज जो एक लॉजिकल माइंडसेट, एक अंग्रेजी में हाथ साफ हो, और तीसरा वो पढ़ाई में कैसा रहा है, जस्ट टू हैव अ जनरल बैकग्राउंड. हालांकि मेरे लिए your numbers, marks would not make no difference. I have been an average student throughout my life, right? All that I have, the knowledge that I have gained is either through coach or through my internships and whatever I've earned after practicing, right? तो किताबी नॉलेज आपको कितनी है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, बट अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझको क्या रिस्पॉन्स देते हो, किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो, that is more important to me. How well read you are is better for me than how well you scored in your exams. So that's what I see. Basically, language, logical reasoning, and basically how well read you are. I think these are the three things I look in a candidate. Now, coming to how tough it is to be a managing partner, I would say it's fairly tough. I am lucky in the sense that we have all of our partners, all of my partners have grown with me. They have been with me since 2011. So coming to आज 10 साल हो गए मेरे को उनके साथ रहते हुए as a partner. So in this position, I have an understanding of what are their capabilities, how are they doing their work. If there is some problem, will they be able to manage on their own or not? And most of the times, all the partners that we have manage their situation on their own, right? My involvement in their matters or with their clients is fairly minimal, right? My involvement to get new business in the firm is on a greater scale than involvement in the current clients, right? And insofar as प्रेशर ये होता है कि आपने दूसरों से भी मिलना है, मतलब लोगों से बाहर जाके भी मिलना है, और कोर्ट का काम भी संभालना है, फर्म का काम भी संभालना है. आजकल तो खैर अभी तो खैर कोविड टाइम है, तो फर्म का काम क्या ही संभालना है, just to ensure that the salaries go on time, how our salaries to go. That is the major work right now, right? Billing and salaries, how they to go. That is the major. But I think in near future, when the lockdown gets over and COVID situation gets normalized, I see as a managing partner a lot of traveling on my cards. मेरे को ट्रैवल करना पड़ेगा लोगों से मिलने के लिए, क्लाइंट से मिलने जाने के लिए. वो सब सारे ही मैनेजिंग पार्टनर करते होंगे मेरे हिसाब से. I don't think any managing partner can afford to continuously appear in court and also do business development. So that business development is an added responsibility for every managing partner. As a managing partner, you're not, मेरे हिसाब से I am not supposed to see कि भाई अकाउंट्स वाला टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मेरा काम नहीं होगा. मेरा काम ये होगा कि अकाउंट्स ठीक से मेंटेन्ड है ना. समय की चिंता नहीं है हमें आज की डेट में. आज ये नहीं है कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, as long as the work is done properly. And that should be the first aim. And your second aim today should be, for me, the second aim is that once the lockdown opens, we'll have to go to our Bombay office, we'll have to go to our Bangalore office to see everything is fine, meet people, to reconnect with people, जिसके अंदर मैनेजिंग पार्टनर का रोल रहेगा. And otherwise, thankfully, because we are a partnership firm for past 11-10 years, we have our systems fairly regulated, fairly chalked out how everything is to happen, who is doing what, who's doing advertisement, who's doing HR, who's doing accounts. So all that is fairly sorted for us. So that way there was not much of a responsibility, because we are 5 partners, all 5 of us share equal responsibility, and we have divided our work. So managing is only as a second voice to them. The first voice is their own. So if my HR partner thinks that she can resolve a matter on her own, she will go ahead and resolve it. I am only a second voice, second opinion to her. Similarly, if my business development person comes to me and says, or social, that we have to do these on social media,
if he wants, he can do it on his own. But he just comes and exchanges the ideas with me, and we collaborate on ideas. I can suggest him that you can do this instead of that. So to me, as a managing partner, you should delegate below, because your main work is not to control how the firm is working, but to manage the firm. And management and control are two different things altogether. Somebody else might control how different parts are working. You are only supposed to manage. I am like a steering wheel. I just need to tell the car to turn right or left. इंजन अपना अलग काम करेगा, ब्रेक अपने अलग काम करेंगे, पहिए अपने अलग काम करेंगे. मुझे खाली राइट लेफ्ट लेके जाना है उसको. That's my idea of the managing partner. बड़े खूबसूरती से आपने दर्शाया, क्योंकि बहुत लोगों को, खासकर जो यंग बच्चे हैं, लॉ स्कूल में है, यंग लॉयर, उनको लगता है कि यार पार्टनर की लाइफ तो बड़ी आसान होती है और बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं और बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं, ऐसी एक मंशा रहती है. मेरे ख्याल से काफी भ्रम आज आपने तोड़े हैं ये बता के कि इतना आसान नहीं है जितना दिखता है. बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि यू हैव टू डॉन मल्टीपल हैट्स. बड़ी सारी जिम्मेदारियां आपने इसमें बताई. तो एक मेरा फॉलोअप सवाल इससे निकल के आपके लिए आ रहा है कि अब चूंकि हम कोरोना के दौर में जी रहे हैं, तो फिजिकल और वर्चुअल हियरिंग को लेके बीच थोड़ा सा डिबेट भी रहा. बीच में हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट हमारा खुला भी. आज सेशन शुरू करने से पहले आपने बताया भी जो नई नोटिफिकेशन आई है कि फिर से अनफॉर्चुनेटली ओनली अर्जेंट मैटर्स आर गोइंग टू टेकन अप. तो ऐसे में विच मॉडल डू यू थिंक गोइंग फॉरवर्ड ज्यादा बेहतर काम करेगा हमारे देश की जुडिशरी के लिए? डू यू थिंक हाइब्रिड मॉडल इज गुड, या हमें वर्चुअली पूरा अडॉप्ट कर लेना चाहिए, या फिर क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो ट्रायल कोर्ट्स की हालत है अभी भी थोड़ी सी उतनी पुख्ता नहीं जितनी होनी चाहिए, तो जहां एविडेंस की हम बात करते हैं, फाइनल आर्गुमेंट्स की बात करते हैं, उस तक तो हम फिजिकल शायद करें, लेकिन जो बाकी छोटे मोटे हैं, मिसलेनियस हियरिंग्स हैं, आई एप्लीकेशंस होती हैं, ये सब जो, क्या वो हम कंप्लीटली उसको वर्चुअल कर दें? इस पे आपका क्या मत है? तेजी जरा उसको समझाएं. जयंत, मेरे को ये लगता है कि हाइब्रिड इज अ राइट वे टू गो फॉरवर्ड. मतलब हाइब्रिड में भी यू कैन चेंज, बिकॉज हाई कोर्ट्स के लिए कम से कम हाई कोर्ट्स में जो लिटिगेशन तकरीबन आती है, मेरे हिसाब से दिल्ली हाई कोर्ट में 80% लिटिगेशन कमर्शियल लिटिगेशन, कोई इंडिविजुअल केसेस नहीं है, प्रॉपर्टी के केसेस नहीं है. 80% कमर्शियल लिटिगेशन है, आर्बिट्रेशंस हैं, टेंडर मैटर्स हैं, आपका आईपीआर मैटर्स है, प्रॉपर्टी मैटर्स भी हैं, तो काफी बड़े बड़े हैं, क्योंकि जो अमाउंट्स है वो हाई कोर्ट में आके 2 करोड़ का से ऊपर की जो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो वो भी एक कमर्शियल तरीके से कमर्शियल मैटर्स ही कहूंगा मैं उनको भी. बट दीज आर ऑल हाई स्टेक मैटर्स, एंड almost all the advocates that appear in Delhi High Court have that system with them, electronic and everything. तो जो प्रेफर करे इलेक्ट्रॉनिकली करने के लिए, आई थिंक उसको इलेक्ट्रॉनिकली करने देना चाहिए. हमारे हाई कोर्ट का सिस्टम हाइब्रिड अभी काफी अच्छा चल रहा है. थोड़ी बहुत ट्वीकिंग करके उसको और बेटर करा जा सकता है, बट अभी भी अच्छा चल रहा है. सो अकॉर्डिंग टू मी, द गोइंग फॉरवर्ड वी शुड हैव अ हाइब्रिड मॉडल, and that would give a lot of advantage to not only to the judges, but to the lawyers also. See, judges also have this good thing with them that they can hear somebody from far away, and while somebody's interested in doing a hybrid matter in a hybrid model, they are more well prepared. I feel that when I do a matter virtually, I am better prepared than I am in a court. Why? Because in court I know पेज मैंने मार्क कर लिया, इस पेज पे यहाँ से यहाँ तक है, चलो जी ठीक है, यही चलता रहता है. हाइब्रिड के अंदर या फिर वर्चुअल के अंदर आई नीड टू बी श्योर दैट आई डोंट वेस्ट कोर्ट्स टाइम, एंड सो आई एम more accurate at that point of time, more better, well prepared, and I think that's the way forward. Hybrid is a better way. Purely virtual, I'm not sure India will be able to achieve, and purely virtual, I don't think it should be achieved. There are certain matters, certain things that have to be done physically. For me, cross-examination is a big part, which ought to happen physically, because if you go into trial, I must say, in trial, you need to have the person present for cross-examination.
I have done virtual cross examination, and I have found that, you know, if the same person is present physically, he gives a different answer. If the same person is present virtually, he gives a different answer. Because probably, you know, you are when you are virtually, you don't feel that pressure. There is a pressure to a witness, you know, of coming to court, and then you presence of 2-3 lawyers overwhelms the witness. Sometimes witness is overwhelmed by all that, and, you know, truth finds its way out. That's my belief. So, but while you are virtually, you are not facing anybody face to face. आप आंख चुरा सकते हो. फिजिकल में आंख चुराना बहुत मुश्किल काम है. You know the way the witness conducts himself. We lawyers do a lot of body reading. I'm telling for myself, I do a lot of body reading when I cross examine somebody. जी. तो उसका मेरे को थोड़ा फायदा होता है. मेरे को फायदा लगता है. कई लोग बोलेंगे उसका फायदा नहीं होता. कई मैटर्स में नहीं होता. जैसे डेफिनेटली जी. आप गेज कर पाते हैं. कई आजकल कमर्शियल मैटर्स में नहीं होता. कमर्शियल मैटर्स में सब कुछ आप प्लेंट के साथ फाइल कर रहे हैं. ऑल डॉक्यूमेंट्स. I think according to me, commercial matters can be done on affidavits, because your evidence will be nothing but those documents. Commercial matter में कुछ ये तो आप oral contract तो establish नहीं कर रहे हैं. Correct. Commercial matters में contract है, उसी को establish करना है. वो तो sign executed है. अगर दूसरी साइड उसके साइन को अगर वो बोले कि ये agreement ही fraud है, तब कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन करने का समझ में आता है. उसके अलावा तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्रॉस एग्जामिनेशन होगा क्या आज की डेट में कमर्शियल मैटर्स में, व्हेन एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड. राइट. When everything is documented and the law is very clear that on documents you read the documents themselves and no oral evidence. तो oral evidence आज की डेट में होता क्यों है कमर्शियल मैटर्स में, मुझे समझ में नहीं आता. You know, to establish, even for trademark matters, to establish your goodwill, you put your balance sheets, you put your sales figures. Though your sales figures comes out of your balance sheet, unless somebody denies कि भैया उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करी और ये सब झूठा है, जब तक उस लेवल पे कोई नहीं जाता तब तक तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी सेंस ऑफ हैविंग एविडेंस एट ऑल. जी. बाकी मेरे हिसाब से हाइब्रिड मॉडल की रहना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके वर्चुअल, otherwise hybrid, because there are limitations to everything. There are limitations to virtual hearing also, in which we can't share the documents. We want to. Sometimes it happens that at night you are preparing and you just strike, you know, अरे यार ये केस लॉ भी डाल सकते हैं इसके अंदर. तो आप केस लॉ अगर फिजिकल हेयरिंग है तो सुबह आप जजमेंट लेके पहुंच जाएंगे जज के पास और जज को पास ऑन कर देंगे, ये लीजिए जज साहब जजमेंट है, देख लीजिए इसमें ये पैराग्राफ है. वर्चुअल में ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. प्लस आवर जजेस as on date are not that technologically savvy, जो ऑनलाइन ही पढ़ के सब कुछ ऑनलाइन काम कर रहे थे. इसलिए आपने एकदम सरल शब्दों में इसका जवाब दिया. मेरा एक सवाल इससे और निकल के आ रहा है कि अमूमन ऐसा देखा जाता है जब नए बच्चे प्रोफेशन में आते हैं, और स्पेशली जब बड़े बड़े दफ्तरों में काम करते हैं, फर्म्स में काम करते हैं, किसी सीनियर के चेंबर में काम करते हैं, तो प्लीडिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान कम जाता है और ओरल आर्गुमेंट्स पे थोड़ा सा जोर ज्यादा रहता है. उनको अमूमन कई बार, मैं सबके लिए तो नहीं कहूंगा, पर जो मैंने गौर फरमाया है वो लगता है वो अपने आप को भी सीनियर समझने लगते हैं 1-2 साल या 4 साल की प्रैक्टिस में. और इस पे लेके मेरे तक कई बार सवाल आता है, और वो सवाल मैं आप तक रखना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, इज प्लीडिंग मोर इम्पोर्टेंट और ड्राफ्टिंग, और या फिर ओरल एडवोकेसी इज मोर इम्पोर्टेंट? जयंत, इस पे मैं तुमको एक अपना किस्सा सुनाना चाहूंगा. जी. टीडी सैट में 2009 में आए एसबी सिन्हा साहब एज चेयरपर्सन. राइट. मेरा एक मैटर चल रहा था, मतलब फाइल था ऑलरेडी, उससे पहले जैसे अरुण कुमार थे, तो हम ऐसा ना ड्राफ्टिंग पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया उस वक्त. सच्ची बात बोले, जस्टिस सिन्हा ने हमको बोला कि भैया हम चलेंगे सीपीसी के हिसाब से. तो एक मैटर में आर्ग्यूमेंट्स कर रहा था मैं, और एविडेंस के ताल्लुक में मैं बहस कर रहा था कि देखो जी मैंने एविडेंस में ये कहा है. तो सिन्हा साहब ने बोला आपने एविडेंस में तो ये कहा है, बहुत अच्छी बात है, ये प्लीडिंग में कहाँ है? आप मुझे अपनी पिटिशन में से दिखा दीजिए आपने कहाँ लिखा है.
क्योंकि दूसरी तरफ जस्टिस नवीन चावला वाज अपोजिंग मी, सो ही पॉइंटेड आउट दैट व्हाटएवर ही इज सेइंग इन हिज एविडेंस ही इज नेवर प्लीडेड इट। तो जब प्लीडिंग नहीं है तो उसका जवाब नहीं होगा, और जब जवाब नहीं है तो फिर उसको एविडेंस में करने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो वहां मैंने पहली बारी मेरे को समझ में आया कि एविडेंस में होना कुछ प्लीडिंग नाम की चीज होती है, जो और प्लीडिंग तुमको ढंग से बनानी पड़ेगी अगर जस्टिस सिन्हा को सेटिस्फाई करना है। उसके बाद दूसरा इंसिडेंस हुआ मेरे साथ कि एविडेंस में कुछ लिखा हुआ था और मैंने उस पर सजेशन नहीं दिया। ठीक है, अगेन जस्टिस नवीन चावला वाज अपोजिंग मी इन दैट मैटर। ही सिंपली साइडेड अ जजमेंट ऑन माय फेस कि भाई ये एविडेंस में मैंने ये एक लाइन बोली हुई है, इस पे ना इन्होंने सजेशन दिया मेरे को, ना मेरे से सवाल पूछा, तो ये लाइन तो एडमिटेड है, और अगर ये लाइन एडमिटेड है तो पूरा केस खराब हो, आपका फेल हो जाता है। ठीक है, हम तो चलो अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, बट हम सीख गए। उसके अंदर भी जस्टिस सिन्हा ने यही बोला कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चावला साहब, जो लिखा है वो आपको कंट्रोवर्ट करना चाहिए था, और अगर आपने कंट्रोवर्ट नहीं करा तो सॉरी, टू बैड फॉर यू। तो ये दोनों मैंने इंस्टेंसेस बता दिया आपको कि मैंने प्लीडिंग के अंदर नहीं लिखा तो मैं एविडेंस नहीं लीड कर पाया, और मैंने एविडेंस में लिखा हुआ चीज का जवाब नहीं दिया तो वो भी मेरा अगेंस्ट एडमिशन हुआ। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करते अगर आपकी प्लीडिंग ठीक नहीं है तो ओरल में आप कुछ भी बहस करें, आपके किसी काम का नहीं होगा। Am I audible? जी जी। You were freezing. So अच्छा, तो ये है कि अगर आप ऑडिबल ऑडिबल अगर आपकी प्लीडिंग जो आपका बेस है अगर वही नहीं है तो आप उसके ऊपर कोई इमारत नहीं खड़ी कर सकते। प्लीडिंग इज द नीव ऑफ योर केस, योर प्लेंट इज द नीव ऑफ योर केस। और मैं मतलब आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा कि भैया प्लेंट बनाने से पहले सीपीसी में एक प्लेंट का फॉर्म दिया हुआ है, कृपया करके वो देख लो। वो फॉर्म जो है वो केवल 8 पैराग्राफ का है। ठीक है, आप 8 के अंदर ए बी सी ई करके 8 और ऐड कर दीजिए, बट उसको 108 पैराग्राफ मत बना दीजिए। I am dealing with the plaint today, Jayant, which has about 300 paragraphs. Over 100 pages, 300 paragraphs. अगर आपको 300 पैराग्राफ लग रहे हैं कुछ समझाने के लिए, अपना राइट एस्टैब्लिश करने के लिए, तो आपका राइट नहीं है मेरे हिसाब से। जी, मेरे हिसाब से आपका कोई राइट नहीं है उस चीज के अंदर जो उसके लिए आपको 300 पैराग्राफ लग रहे हैं और 100 पन्ने लग रहे हैं बताने के लिए कि मेरा ये राइट था जो इसने इन्फ्लुएंस कर लिया। क्योंकि आप अगर 300 पैराग्राफ लिखोगे, 300 पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ से आखिरी पैराग्राफ के आते आते कहीं ना कहीं बीच में इनकंसिस्टेंसी आपके केस में आ जाएगी। सो बी क्लियर, बी क्रिस्प एंड बी स्मॉल। बहुत अच्छा आपने बताया। और 300 पैराग्राफ का जो प्लेंट का आपने उदाहरण दिया, मतलब एक तो ये प्लेंट इतनी बड़ी, दूसरा आई थिंक कहीं ना कहीं ये मेंटल टॉर्चर हो जाता है दूसरे पढ़ने वाले के लिए भी और जज साहब के लिए भी जो वहाँ बैठे हैं। क्योंकि उतना आप देखिए कि हम तो चलिए बतौर वकील आप सोचिए कि गिने चुने केस कर रहे हैं, पर जो भी न्यायाधीश हमारे बैठे किसी भी कोर्ट में, चाहे वो रीजनल साइड में हो, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कम से कम 50 से 100 केस दिन के डील करने पड़ते हैं। तो मैं नहीं समझता मेंटल टॉर्चर से कम है हमारे जजेस के लिए कि आप जबरदस्ती आपने इतनी खींच दी और इतनी मोटी आपने अपनी प्लीडिंग्स बना दी। तो जो आर्ट है ससेंट होने की, संक्षेप में चीजों करने की, वो आपने बहुत अच्छा दर्शकों को बताया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा आपने उनका मार्गदर्शन किया। आखिरी के 1-2 सवाल और है हमारे सत्र खत्म करने से पहले, आपको थोड़ा सा और वक्त 4-5-10 मिनट का। आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपको महारत है, आप टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं। हाल फिलहाल में भी सरकार की एक नई रूल्स निकले हैं कुछ ओटीटीज को लेके, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि ये कानून तो नहीं, अपने आप रूल बन गया है और इसको लेके कई कंफ्यूजन है मार्केट में, और लोग कहते हैं कि क्या हम जो यंग बच्चे हैं जो नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम और ZEE5 वगैरह जैसी चीजें देखते हैं, ओटीटी देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारी आजादी छिन रही है, जो क्रिएटिव एक फ्रीडम होता है किसी एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास, वो छीना जा रहा है। तो उस पर आपका क्या विचार है? जयंत, एक चीज मैंने उनका अध्ययन करा था और जहां तक मुझे समझ में आया, other than making categories for OTT platforms like Netflix and Hotstar, उन्होंने
ज्यादा कंटेंट के साथ छेड़छाड़ी नहीं करी। कंटेंट के अंदर उन्होंने छेड़छाड़ी नहीं करी, उन्होंने खाली बोला आप कैटेगरीज बना दीजिए अंडर यूजी, ए, एयू, वो आप कैटेगरीज बना दीजिए कि अबव 18, अबव 16, जो कि ऑलरेडी है हिंदुस्तान के कानून में। आप फिल्म भी बनाते हैं उसमें भी आप क्लासिफाई करते हो कि जी कैटेगरी की फिल्म है, एयू कैटेगरी की फिल्म है, ए कैटेगरी की फिल्म है। वही उन्होंने कैटेगराइजेशन दी है, जो मेरे को नहीं लगता कि किसी फ्रीडम में आपके जाता है, जहां तक कि ये नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार का सवाल है। हाँ, जहां पर आप आ गए न्यूज डिसेमिनेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर, तो हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा कि पहली बारी कुछ कानून बनाया गया जो आपके इंटरनेट बेस्ड न्यूज चैनल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। बट अगेन इफ यू सी देम, दे आर, वो फिर भी ये कहते हैं कि आप सेल्फ रेगुलेट कीजिए, एंड सेल्फ रेगुलेशन इज अ वर्ल्ड ओवर फिनोमेना, इट्स नॉट अ फिनोमेना इन इंडिया। इंडिया में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से, ठीक है, न्यूज रिपोर्टिंग प्रिंट मीडिया में प्रेस काउंसिल के माध्यम से, न्यूज चैनल में एनबीएसए के माध्यम से, और एंटरटेनमेंट चैनल में BCCC के माध्यम से। BCCC IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है, उसके अंडर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, जितने भी मेंबर्स हैं उनके खिलाफ अगर कंटेंट की कोई कंप्लेंट है तो आप वहां डाल सकते हैं। NBSA is under News Broadcasters Association of India, right? It's again a self-regulatory body headed by a retired Supreme Court judge. I think right now Justice Sikri is heading it. So again, it's a self-regulatory body, and Press Council of India, तो सबको पता ही है काफी पुरानी है, तो again that is again headed by a retired Supreme Court judge of India. So they are all organizations which are judging you from your peers. आपके दोस्त यार ही आपको जज कर रहे हैं, एडिटर्स बैठे होते हैं, साथ में न्यायाधीश बैठे होते हैं, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट, वो लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि आपने ये न्यूज दिखाई है, किस तथ्य पे दिखाई बताइए, और आपने सामने वाली पार्टी से सवाल पूछा कि नहीं पूछा। तो दिस इज regulation that they are looking for right now, I believe. But if it goes beyond that, then obviously there is a question of 19(1)(a), and I have a very strong feeling that 19(1)(a) can never be compromised in any situation. So if it comes to that, because they've just made rules to say that there should be self-regulation, right? What is the self-regulation, to what extent? I think government also understands कि जैसे ही वो कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए आएंगे, अपनी कोई बॉडी बनाएंगे, that will be struck down under 19(1)(a), so they don't want to make that. And because self-regulation is world over phenomenon, it should be an Indian phenomena as well, especially when it is existing in India. For entertainment channels you have it, for news channels you have it. Why not for internet-based news broadcasters also? You can get together, you can make your own association and have a self-regulatory mechanism. I don't see any problem in that. The only problem is that, once there is self-regulatory mechanism, and supposing a person doesn't become a member of that mechanism, then what do you do? That would be the next question, which probably will cross the bridge when we come to it. But आज की डेट में तो मेरे को ये नहीं लगता कि सेल्फ रेगुलेशन से कोई फ्रीडम किसी की जा रही है। हाँ, उसके बाद उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन है कि यदि आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी ने बता दिया तो you'll have to take it down and all that. But then that's again on the service provider. If service provider doesn't want to take down something, he can challenge that order of the authority in court. ऐसा तो नहीं है कोर्ट में चैलेंज अवेलेबल नहीं है, आपके पास चैलेंज अवेलेबल है, 226 में चैलेंज अवेलेबल है, 32 में चैलेंज अवेलेबल है, तो आप करिए। अगर आपको अपनी फ्रीडम, अगर आपको इतना ही लगता है कि आप सही हैं और सरकार गलत है या सामने वाली लोग गलत है, क्योंकि एक्चुअल नॉलेज पे आ गया है, एक्चुअल नॉलेज तो कोर्ट ऑर्डर है, कि कोर्ट ऑर्डर से आपको बताया जाएगा कि भाई इसको हटाइए तो हटाना पड़ेगा, दैट इज फॉर अ थर्ड पर्सन और अ गवर्नमेंट अथॉरिटी. सो at best the government authority can be interpreted to be violative of 19(1)(a), but वो भी आपको चैलेंज करना पड़ेगा. I think it has to be seen on case to case basis. You can't blanketly strike it down for being violative.
some control has to be there. You are not, no, as they said, no freedom is absolute. So 19(1)(a) also cannot be absolute. There has to be some fetters on it. To what extent, I think the courts will have to determine. But these fetters are not given in these regulations per se right now. If there were consequences provided, probably yes, I would have sided, with you to say that 19(1)(a) is violated and it has to go. मेरे हिसाब से नहीं जाएगा. That is my reading of the code is that it will stay, and we'll have to see the implementation. क्योंकि हिंदुस्तान में कानून बहुत हैं, उनकी implementation खराब होती है. आपने एकदम कहते हैं ना, you have hit the nail on its head. ये आपने बड़ी अच्छी बात की. और आखिर सवाल एक कर लेते हैं, क्योंकि सवाल भी है और आपसे टिप्पणी भी चाहेंगे हमारे यंग दर्शकों के लिए कि मेंटरशिप का रोल कितना अहम होता है, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में. और जब आप अपना सफर शुरू कर रहे थे, जब आप इंटर्न की तरह वकील बने और आपने बताया कि आप मनिंदर सर एंड प्रतिभा मैम के अंदर आपने ट्यूटलेज ली, काम सीखा, तो मेरा एक तो सवाल ये कि how were they in terms of temperament? Were they tough taskmaster? And now that you are managing partner, of the firm, are you a tough taskmaster? And how do you mentor, the young laughter that comes in your firm? See, I think mentorship has a very big role in, making anybody's career. Not only in law, but in every field. If you have a good mentor, you will have a great career ahead of you. That I'm pretty sure of. So, जहाँ तक being a tough taskmaster is concerned, I think every mentor has to be a tough taskmaster. क्योंकि डंडे के बिना हम लोग नहीं कुछ सीखते. I'll be very frank with you. डंडे के बिना कोई कुछ नहीं सीखता. अगर मतलब बचपन में हमको अपने माँ बाप का डंडा ना होता तो हम कभी पढ़ाई करते. और बड़े होकर हमको समाज का डंडा नहीं होता तो हम कॉलेज नहीं करते. समाज के डंडे से हमने कॉलेज करा, उसके बाद हमने इंटर्नशिप करी, लॉ करनी शुरू करी, प्रैक्टिस करनी शुरू करी. तो वहां पे भी कुछ डंडा हमें चाहिए था. और ये जरूरी नहीं है, मतलब a danda is not, being very harsh with you, being abusive with you. Danda is also leading by an example. So I would give you rather an example. When I was an intern, I had that liberty to leave office at 7:30 because I was only an intern, right? I would just tell the junior most guy that boss, I'm going, टाटा बाय बाय, और मैं निकल लिया. ठीक है. बट जब मैं लॉयर बन गया और ये ट्रांजिशन आया मेरा, जब मैं लॉयर बन गया और मेरा बॉस रात को 10:30 बजे प्लीडिंग पढ़ रहा है या कुछ चेक कर रहा है, तो मैं टाटा बाय बाय बोल के नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है उनको मेरी जरूरत पड़ जाए जी. तो एक तो ये हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हाँ, हो सकता है बॉस को जरूरत पड़ जाए, रुक जाओ, नहीं जाना चाहिए. सेकेंड इज ही इज लीडिंग बाय एग्जाम्पल. इट इज नॉट दैट माय बॉस इज गॉन, मतलब उनका घर ऊपर ही था. ये नहीं था कि वो ऊपर चले गए हैं 8:30 बजे और हम 12-1 बजे तक पागलों की तरह काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं था. अगर मैं 12 बजे तक काम कर रहा हूँ तो मेरा बॉस भी दूसरे कमरे में बैठ के काम कर रहा है. तो वो भी एक डंडा है. दैट इज ऑल्सो प्रेशर, दैट इज ऑल्सो डंडा. ठीक है. और मेरे हिसाब से जयंत, डंडे का भी कोई फायदा नहीं होता अगर तुम खुद ना करना चाहो तो, राइट? Anybody, you can bring water to somebody, but you can't make him drink that water. और जगाया उसको जा सकता है जो सो रहा हो. जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको क्या जगाना? उसको नहीं जगा सकते. तो अगर तुम्हारे अंदर से मंशा नहीं है कुछ करने की तो तुम कभी भी नहीं करो. बट यदि तुम्हारी अंदर से मंशा है करने की, तो शायद कोई तुम्हें कुछ बोलकर, कुछ समझाकर, कुछ दिखाकर तुम्हें बता सकता है. मेरे साथ भी यही है. मैं पहले लोग आएंगे, मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा, दूसरी तीसरी बार गलती करेंगे तो मैं उसको ट्रैक मोड में करके वापस भेजूंगा. उसके बाद जो बावजूद भी गलती होगी तो मैं बुलाकर समझाऊंगा. अब समझाना नरम तरीके से भी होता है, गरम तरीके से भी होता है. आई विल बी वेरी फ्रैंक. डिपेंडिंग ऑन कितनी सिली मिस्टेक है और कितनी भी बारी करी गई है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है. कि मतलब एक ही गलती बार बार मेरे पास आ रही है तो मैं उसको बुला के अच्छे ढंग से डांटूंगा भी. मैं बोलूंगा उसको कि भैया तुमसे नहीं होता तो तुम रहन दिया करो, मत करा करो.
और अगर उसके बावजूद भी मुझे लगे कि भैया ये कर ही रहा है, तो फिर आई विल लूज फेथ ऑन हिम एंड माई इंटरेक्शन विद दैट पर्सन विल क्लोज। मैंने अपने बॉसेस से भी यही सीखा कि जब तक किसी में उम्मीद, किसी को ठीक करने की तुम्हारे पास उम्मीद है, तब तक कोशिश करो वो ठीक हो जाए। नरमी से, गर्मी से, प्यार से, गुस्से से, समझा कर, डरा कर, सब करके कोशिश करो समझाने की। बट अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए कि किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ करने में, जो कि आपको समझ में, विद एक्सपीरियंस यू गेट टू नो कि भाई इसका मन नहीं है, तो फिर तुम छोड़ दो उसको, फिर कोई फायदा नहीं उसको समझाने। फिर तो मतलब भैंस के आगे बीन क्या बजानी वाली बात हो जाएगी। So this I have learned from them, and I think I hope my juniors also learn this from me. अब क्योंकि मैं मैनेजिंग पार्टनर बन चुका हूँ, तो for TDSAT related work we already have appointed another partner in our firm, Upender Thakur. So he'll take charge of most of my work, and I'll be more on a managerial type of work model. तो ये है। और बाकी तो सब समझदार। अब तो लोग आ ही लॉ में इसलिए रहे क्योंकि उनको लॉ करनी है। वो मेरे वाले जमाने चले गए कि डांट मार के समझा के काम कराना पड़ता था। अब तो अगर सक्सेसफुल होना है तो you have to do well, otherwise you are out of the race, because now there is competition. Earlier there wasn't, frankly. मेरे को आज की डेट में 10 CVs रोज आते हैं कि भाई either for internship or for job. You can imagine kind of pressure that there is, but then that's how it is. अब सब कुछ ज्यादा प्रोफेशनल हो गया, तो मेंटरशिप भी आज की डेट में ज्यादा प्रोफेशनल हो गई। बट हाँ, मेंटरशिप हर काम में, चाहे आप लॉ पकड़ लीजिए, चाहे आप जर्नलिज्म पकड़ लीजिए, चाहे आप कुछ और पकड़ लीजिए, आपको एक मेंटर चाहिए जो आपको सपोर्ट जरूर करे। मेंटर खाली डरा धमका के काम नहीं करवाता, आपको सपोर्ट देके भी काम कराता है, एंड दैट सपोर्ट यू ऑलवेज नीड। Just for all the young ones also, and for everybody who's reached any stature, anybody who's listening, mentorship is not only कि वही काम करवाना है और काम सिखाना है। Mentorship is उसके बाद भी उसको कैसे सपोर्ट करना। You can you can have people work with you, but what after they leave you? Are you still supporting them? Are you still willing to help them? That is one of the biggest thing that one should keep in mind while working and otherwise. बहुत खूबसूरती से आपने बयान किया मेंटरशिप का रोल जो होता है, और आपने इतना समय दिया तेजवीर हमको। आज अपने बिजी समय से मैंने कम से कम 1 घंटे का बिलेबल आवर तो मैंने खींच लिया आज, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन बड़ा मजा आया। संडे को कोई बिलेबल आवर नहीं है। चलिए, कम से कम ये है कि ऐसा ना हो कि मैं प्रोग्राम बंद करूं और आपकी फर्म से मुझे एक इनवॉइस आ जाए तो उसका एक भय हमेशा रहता है। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया और इतने सहजता से, इतनी सरलता से अपने जीवन का सफर आपने बयान किया, और बच्चों के लिए या यंग दर्शकों के लिए। और मैं जब यंग दर्शक कहता हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि जो फिजिकली यंग हो, बट ऑल्सो हु आर यंग इन माइंड एंड यंग एट हार्ट, उनके लिए भी हम यंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो फिर से ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपको स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, आप अपनी फर्म को और आगे बढ़ाएं, और कोरोना से बच के रहें, और समस्त लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, फर्म के हों, फैमिली के हों, वो स्वस्थ रहें इस कोरोना संक्रमण के काल में, और हम सब इससे विजयी निकल के आए। यही मेरी ईश्वर से कामना है। Until next time, see you soon. Thank you.